नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं। उसको दृष्टि में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों इन्हीं प्रश्नों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अतः आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2015 की सीटेट की जो परीक्षा हुई थी उसका ये प्रश्न पत्र है दोस्तों, ईवीएस सेक्शन है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। अब देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बच्चे को भगवान समझे, बालक की, ठीक है, जो बालक होता है उसको आप भगवान समझिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसके ऑप्शन बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। आप देखिए, जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, ठीक है, तो बालक ही हमेशा सर्वोच्च होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो इसका मतलब ये गलत है। इसमें बालक को खराब समझा जा रहा है। बच्चे को अच्छा समझिए, सम्मान दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर एक परिवेश की बात हो रही है, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश की बात हो रही है। ठीक है, देखिए जब पर्यावरण की बात हो रही है तो वहाँ परिवेश जरूर आएगा। तो एक ऐसा परिवेश देना, ठीक, ताकि बच्चे का विकास हो सके, ठीक है, उस पर्यावरण को समझ सके। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अपने, ठीक है, यह हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन हैं, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विविध लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ठीक है दोस्तों, जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा आपका पहला होगा, फर्स्ट सही होगा, क्योंकि अपने देश के विभिन्न, ठीक है, राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ करके। ठीक है, मूर्त से, ठीक है, अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे, डी सही है कि ए बी सही है कि केवल बी सी सही है कि केवल बी सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए सभी का किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसका नहीं किया जाता, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो मूर्त हो, आप इसे जानते ही हो, प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष जब हम मतलब जो है देखते हैं चीज़ों को। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जब हम कल्पना करते हैं, तर्कशीलता की प्रधानता होती है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों पहले मतलब जो है कल्पना नहीं करेंगे, हमेशा पहले जो है हम देखेंगे कि प्रत्यक्षीकरण करेंगे, इसके बाद कल्पना। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही था। सरल से कठिन भी सही है और स्थानीय से वैश्विक भी सही, लेकिन अमूर्त से मूर्त गलत है। ठीक है, ये नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, जो पेट्रोल का रुपया मूल में है, ठीक है ना, पेट्रोल का दोस्तों मूल पूछा गया है, तो इसमें है 47.74 2007 में था, और दिसंबर 2014 में दोस्तों ये 61.33 है।
और डीजल का मूल्य है दोस्तों लीटर में ये 35.21, ये जून 2007 में था, और 50 दशमलव ठीक है 51 दिसंबर 2014 में था। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। फर्स्ट है पेट्रोल ठीक है डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। सेकेंड, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। सी, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सी डी निष्कर्ष निकलता है, ए डी ठीक है प्रेक्षण है, ए सी प्रेक्षण है, और बी सी निष्कर्ष है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी और डी निष्कर्ष फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए इसमें है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखिए डीजल यहाँ पर सस्ता है ना, और पेट्रोल जो है महंगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका ठीक है चाहती है कि उसके विद्यार्थी आपस में पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका हैं, वो चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आपस में पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, समझना कि पौधे सजीव होते हैं। दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड। ठीक, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, ऐसा प्रोत्साहन ठीक है ना प्रोत्साहन करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है। ठीक है, कौन से एक संकेतक उपयुक्त है। ठीक है, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, स्मरण। आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, न्याय और समानता के प्रति चिंता। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक है दोस्तों उपयुक्त है, जो न्याय और समानता के प्रति चिंता की बात होती है दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। ठीक है, ऑप्शन है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए शिक्षार्थी को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करे। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ठीक है फोर्थ, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, प्रमाणित और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था आपके सामने,
विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, ठीक है ना। यानी जब आप यात्रा में ले जाओगे तो उनको अवलोकन करवाना है, शैक्षिक अवलोकन करवाना है। तो या अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए, ठीक है, आप क्या योजना में शामिल करोगे? तो दोस्तों ये शामिल किया जाएगा कि क्रियाकलापों की एक मतलब जो है स्तरीकृत सीट हो, ठीक है। उस स्थान के बारे में तैयार करना कि वो स्थान में कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या है, ठीक है। और प्रमाणित और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, ठीक है। पहले विद्यार्थियों को बता देना ताकि वो अच्छे से उसको अवलोकित कर सकें, जब वो वहाँ जाएँ तो उसका अवलोकन सही से करें, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। देखिए दोस्तों, जब भी पर्यावरण अध्ययन कराएं बच्चों को तो उसमें कहानियाँ कविताओं को ज़रूर सम्मिलित करें, ठीक है। इससे क्या होता है, उस बच्चे में एक वातावरण मतलब विकसित होता है, ठीक है। उसमें एक सहजता आती है, ठीक है, अध्ययन में, ठीक है। बच्चे की सहजता आती है और आसानी से वो सीखता है चीज़ों को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भराव, ठीक है, जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, ठीक है। ऑप्शन है उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके, लास्ट है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, ठीक है। दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा सेकेंड, यहाँ पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। अब देखिए, जल अभाव की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अध्यापिका जल अभाव, ठीक है, जल की कमी की बात हो रही है। कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। अब देखिए, वो मतलब अध्यापिका को बताना चाहिए, ठीक है, जल का महत्व बताए, ठीक है, जल को कैसे संरक्षित किया जाए, ठीक, ताकि बच्चे जो है बाद में जल को संरक्षित रखें, यानी मतलब जो है जल अभाव से बचें और जल की बचत करें, ठीक है। जल की बचत करें, जब वो अध्यापिका उनको समझाएगी जल का दुरुपयोग न करें, ठीक है, जल का क्या महत्व है, जल ही जीवन है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि वो जल की बचत करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो यही मतलब यहाँ पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण, ठीक है, मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है गणना या अनुमान, माप के अनुसार चित्रण, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। देखिए, मानचित्रांकन का मतलब ये दोस्तों कि देखिए जो मानचित्र होता है, ठीक है ना, इससे मतलब सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होगी नहीं, तो आपका ये ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। दिशा के बारे में देखिए पता चलता है। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, ईवीएस के प्रश्न पत्र में, ठीक है, मानचित्र से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दिल्ली के उत्तर में कौन स्थित है, दिल्ली के दक्षिण में कौन स्थित है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करें कि जितने भी राज्य हैं भारत में उनका आप स्टडी कर लीजिए कि कौन सा राज्य किस तरफ है, ठीक है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। अगर आप इनका स्टडी अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है,
ठीक है। यह पौधा है नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। ठीक है, तो ऑप्शन आप मोस्टली लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा थर्ड। देखिए देखिए सरसों का प्रयोग दोस्तों आपको पता ही है सब्जियों की तरह भी होता है, लेकिन बाद में जब इसके बीज निकालते हैं ना सरसों, तो इसके बाद इनमें तेल भी निकाला जाता है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, जिसको अधिकांश सारे लोग यूज करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? मच्छरों से कौन सा फैलता है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। देखिए आप पहले अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको मतलब जो है जो ऑप्शन है छांटना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन छांट करके भी आंसर सही किए जा सकते हैं। देखिए जो मियादी बुखार होता है, टाइफाइड होता है, ये दूषित पानी से होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, जिसमें मियादी बुखार होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हैजा के बारे में सबको पता होगा कि हैजा भी दूषित भोजन या जल से होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये बचेगा सेकंड, यही सही हो जाएगा, चिकनगुनिया और डेंगू। ठीक है, चिकनगुनिया और डेंगू तो आप जानते हैं सारे लोग, इजिप्ट मच्छर से होता है। मलेरिया एनाफ्लीज मादा मच्छर काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया ये परजीवी की खोज आपको बता दें जो रोश थे, ठीक है ना, उन्होंने की थी, तो ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न। आपके सामने प्रश्न है, किसी राज्य के मानचित्र के, देखिए मानचित्र का प्रश्न आ गया है, एक सिरे पर यहाँ लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये कई पीछे वाले जो हम प्रैक्टिस करवाए थे दोस्तों उसमें भी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब बस अंक डिजिट चेंज रहेंगे बस। 1 सेंटीमीटर मतलब 110 मीटर के बराबर है यदि मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दो शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? ठीक है, देखिए दोस्तों आपको हम बता दें 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर दिया गया है 100 मीटर। ठीक है, सॉरी 110 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा 1 मीटर बराबर, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो दोस्तों हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर के बराबर यहाँ पर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? दो शहरों के बीच की वास्तविक दूरी, यानी दो शहरों के बीच की दूरी दी गई है, वास्तविक हमें निकालनी है, तो 9.7, ठीक है, दूरी दी गई है दो शहरों के बीच की। इसके बाद वास्तविक दूरी क्या होगी, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? 110 गुणे 110, देखिए ये 110 मीटर है ना, 110 मीटर गुणे 9.7, ठीक, सेंटीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, सेंटीमीटर से आप गुणा कर दोगे, जब गुणा आप करेंगे तो टोटल निकलेगा 1067, ठीक है, मीटर। टोटल कितना निकलेगा? 1067 मीटर। अब आपको हम बता दें कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1.0, ठीक है, 7 मीटर। ये ऑप्शन है कहीं पर, ये आपका हो जाएगा ये, ठीक, फोर्थ। दोस्तों 1.0, देखिए टोटल 1067 मीटर था। ठीक है, लेकिन जब आप इसको किलोमीटर में बदलोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1.067 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये कौनसा से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो कल का हमने प्रैक्टिस सॉल्व करवाया था उसमें भी इससे प्रश्न था। ठीक, क्वेश्चन क्या है? कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा है, एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की
परंतु अधिक, ठीक है, टिकाऊ होती हैं। ठीक, आपके कथन है बी सी सही होगा, ए बी सी सही होगा, बी सी डी सही होगा कि ए डी सही होगा? दोस्तों आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा बी सी। ठीक, आपको पता है जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन से बनता है, यानी तांबा और टिन से मिलकर के बनता है। ठीक, और दोस्तों इसके बाद सी है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज को हजारों वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता है, ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, ठीक है, उपकरण और तकनीकी की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन है आपके सामने, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण, और फिर इसके बाद दोस्तों केवल डी सही है, ए बी सी डी सही है, केवल ए बी सही है, केवल बी सी सही है। तो आपके ऑप्शन देखिए, जब भी सभी की बात हो, ठीक है, ऑप्शन में सभी सही हैं तो वो सभी होता है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन यहाँ सेकंड है, मोस्टली दोस्तों ये सही होता है उपयुक्त में से सभी। ठीक, ए बी सी डी ये सभी सही होगा। परियोजना कार्य, ठीक है, आकलन, देखिए पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण जो होंगे दोस्तों वो होंगे आपके परियोजना कार्य भी होगा, क्षेत्र भ्रमण बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद जर्नल लिखना ये भी ज़रूरी है, विचार मानचित्रण भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ठीक है, ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति के बारे बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ये बहुत लंबा है, यही होना चाहिए, जो लंबे होते हैं ना आंसर वो अधिकांश सही होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना, शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति के बताने को कहना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका जो सबसे लंबा था। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, मतलब उसका मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के मतलब सापेक्ष दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ये सही होगा। मानचित्र शिक्षण की बात हो रही है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन है, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना, कौशलों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड। ठीक, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। देखिए, जब भी पर्यावरण, ये जो हमारी NCF, ठीक है, NCF, ठीक है, 2005 की नीति आई थी शिक्षा में, तो इसमें हमेशा ये बात कही गई है कि कक्षा कक्ष को बाहरी वातावरण से ज़रूर जोड़ें। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चीज़ों को, और ये मतलब पॉजिटिव आंसर है। ठीक है ना, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें ही देखिए बात कही गई है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
ठीक है। तो दोस्तों उनको क्या करना है, बच्चे को अगर आप बाहरी वातावरण से जोड़ोगे, ठीक है ना, सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण से जोड़ोगे तो क्या होगा कि वो आसानी से चीज़ों को एडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल ऐसा नहीं है, मतलब इसमें कौन एक ऐसा कौशल नहीं है जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों पर केंद्रित हो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। ठीक है, तो दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट, निर्धारण। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। यानी जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना है जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों पर केंद्रित हों। ठीक है, देखिए निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान, ये पूछताछ आधारित, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभवों पर केंद्रित है, लेकिन निर्धारण केंद्रित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम, ठीक है, इन मिजोरम में झूम खेती की जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ, ठीक है, भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, आगे हैं, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके क्या सही होंगे, ये जो ABCD में दिया गया है, ABD, AB, BD और CDE, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों देखिए, जो झूम खेती होती है इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये दोस्तों नहीं है, बीज बोने के पहले गहरी जुताई की बात नहीं होती इसमें। इसके बाद ये डी सही होगा, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न फसल उगाई जाती हैं। ठीक है, ये जंगलों में दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, तो जंगल होते हैं, खरपतवार होते हैं, वहाँ उसको काट करके जला देते हैं और वहाँ खेती करते हैं। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। आपके सामने ऑप्शन है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर, ठीक है, यात्रा लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, ABD, AD, AC, BC, CD। आंसर हो जाएगा दोस्तों AC। ठीक है, देखिए अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा लागत भी भिन्न होती है, श्योर सी बात है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर हमें टिकट चाहिए होता है, ये भी सही है। अब देखिए जो बी ऑप्शन था, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आरक्षण देखिए, ये भी बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि पक्षी गर्दन हिलाते हैं क्यों। ठीक है, तो ऑप्शन है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका आपका
फोर्थ लास्ट, ठीक है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। इसका मतलब दोस्तों जिनमें पुतलियाँ पाई जाती हैं ना, ठीक है, वो घूमती नहीं हैं। इस वजह से वो इधर उधर देखने के लिए, ठीक है, अपनी गर्दन हिलाते हैं। जैसे हमारी पुतली इधर उधर चली जाती है, पक्षियों में ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी पुतली जो है वो घूमती नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। रीना आम खाना पसंद करती है, वहाँ इन्हें जाड़े के संरक्षित रखना चाहती है, जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना। दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अचार और आम पापड़ बनाना, ठीक है। देखिए जाड़ों के लिए दोस्तों आज आपको पता ही होगा अचार को संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। कुछ लोग मतलब अचार बना कर के कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं कि जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित समय तक ही, उसके बाद से ख़राब होने लगता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अक्सर आपको पता भी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन है गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। तो ऐसा कौन करता है दोस्तों? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, गिलहरी करते हैं ऐसा, ठीक है। वो हमेशा कुतरती रहती चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयोगी रहेगी। तो दोस्तों आपको पता होगा हम सर्वाधिक उर्वरक और कीटनाशक का अगर प्रयोग करते हैं तो ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, बंजर हो जाएगी, ठीक है। उसकी उर्वरकता जो है वो खींच लेते हैं, इस वजह से वो बंजर हो जाती है, ठीक है। कीटनाशक ये उर्वरक। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, देखिए ये राज्यों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैप का एक बार स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा अगर ईवीएस का पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, यानी अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो मैप का स्टडी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं केरल के निकट, ऐसे क्वेश्चन जरूर। ये जो 28 तारीख का पेपर हुआ था ना, 28 दिसंबर का, तो उसमें एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको पता होगा केरल के जो मतलब पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, वो हैं आपके, ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु इसके पड़ोसी, ठीक है, राज्य हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अब देखिए खाने से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब जो है कौन सा खाना कहाँ ज़्यादा प्रचलित है, तो इनको भी आप जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गोवा में, ठीक है। अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली पसंद करते हैं गोवा में खाना, ठीक है। आगे प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम जो कल का प्रैक्टिस करवाए थे और आज का, तो उसमें रेगिस्तानी ओक से प्रश्न पूछे ही गए हैं, ठीक है। देखिए आज इसमें भी पूछा जा रहा है, ये 2015 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया दिसंबर 2022 में। अब इसके बारे में आपको बता दें
कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको लगभग सभी को पता होगा। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहरी तक ज़मीन की में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी पहुंच न जाए। इस वृक्ष के तने में एक पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ये आप मतलब जो है क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, ये पहले आप समय निकालेंगे तो आप 7:45 और इसके बाद अगले दिन 4:45 से घटा देंगे तो समय आपका निकलेगा लगभग 21 घंटे निकलेगा, ठीक है। और इसके पश्चात आपको क्या करना है, टोटल दूरी 1140 किलोमीटर है तो बटे 21 कर दीजिए तो आपका समय निकलेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 कहाँ, यहाँ पर ऑप्शन में, हाँ ये डी हो जाएगा, ये 54, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखिए मानचित्र का पूछ लिया फिर से। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की सही दिशा होगी पहले, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण में, दक्षिण दिशा में और फिर पूरब में, दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम में, पूरब दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। दोस्तों आपको बता दें, देखिए मैप है जैसे, तो आपको ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि दिल्ली उत्तर में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसको जाना पहले भोपाल है, तो भोपाल आपका ये बिल्कुल मध्य में है। तो पहले जब भोपाल जाएगा दोस्तों तो वो पहले दक्षिण दिशा की ओर जाएगा और फिर आपकी इधर साइड, ठीक है, पूरब साइड आपका रांची है, ठीक है, झारखंड है। तो मध्य प्रदेश से पूरब जब जाएगा तो ये मध्य प्रदेश से जब ये रांची की ओर जाएगा तो पूरब की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन पहले दक्षिण जाएगा, दिल्ली से दक्षिण पहले जाएगा, कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, ठीक है, ये दिए हैं। वे जहरीले होते देखिए चारों में से सब सेम विशेषता कौन सी पाई जाती है, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं। जो दोस्तों इन सभी की सेम विशेषता है वे अंडे देने की है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सारे अंडे देते हैं, ठीक है। अंडे देने वाले जानवरों को अंडायुज कहते हैं, ठीक है, अंडायुज। और जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं, जरायुज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो, ठीक है, आप जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होंगे, हम लेकर के उपस्थित होंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम दुआ करते हैं कि आप सभी लोग पास हो जाएं, ठीक।